क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जो हमारा बहुपद है उसको बनाएंगे आज हम लोग। उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसके बारे में समझेंगे भी। देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सरसाइज का हम सॉल्व भी करवा सकते हैं, लेकिन केवल हम सॉल्व करवाएंगे और हम ही समझेंगे। आप जितना देर तक देखेंगे उतना ही देर तक समझ में आएगा। इसलिए बहुपद जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th का, उसको समझने के लिए उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें अपने मन से तो अच्छे से सॉल्व कर लें या अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो चलिए, इससे बहुपद चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ बेसिक पॉइंट होता है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, पहले हम बहुपद पढ़ने से पहले किन किन चीज़ों की जानकारी हमको होना चाहिए। जैसे पहली बात तो बहुपद चैप्टर है, तो बहुपद के बारे में ही जानकारी होना चाहिए कि बहुपद क्या है। इससे रिलेटेड एक होता है बीजीय व्यंजक, उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। और जो बीजीय व्यंजक होते हैं ना, बीजीय व्यंजक, वो कुछ पदों से मिलकर बने होते हैं। तो ये पद क्या होता है, चर अचर होते हैं, उसके बारे में भी समझना पड़ेगा कि क्या होते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला ही हम देखते हैं चर और अचर। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं या लिख सकते हैं मेरे साथ भी, या समझने के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर मेरे हिसाब से सिंपल भाषा में बोला जाएगा ना, चर अचर क्या है, तो देखिए, जिसका मान फिक्स होता है ना वो अचर होता है, और जिसका मान फिक्स नहीं होता है वो चर होता है। अब ये फिक्स क्या है कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए इसको समझते हैं हम। जैसे हम संख्या लिख देते हैं 2, 3, √5, 1/2, 0.5, -1/2, ये संख्याएं लिखी है। एक बात बताइए कि क्या ये संख्या कभी चेंज हो जाएगी? मतलब चेंज होने का मतलब क्या है कि 2 को 2 ना लिख के कुछ और लिखा जाएगा क्या? आने वाले 5 साल में, 10 साल में, चाहे कहीं और जाएंगे तो 2 को कुछ और लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, यानी कि ये फिक्स है, चेंज नहीं होगा। तो जो चेंज नहीं होगा उसको हम बोलेंगे अचर। तो अचर क्या होंगी? जितने भी संख्याएं हैं हमारी, वो सब अचर की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चाहे कोई भी संख्या होगा अचर होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये चर क्या होता है, तो चर बताए हैं कि जिसका मान चेंज हो जाता है, फिक्स नहीं होता है, वो चर है। जैसे एक समीकरण लिखते हैं x + 1 = 2, और एक और समीकरण लिख देते हैं हम x + 3 = 5। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा? x = 2 - 1, यानी x = 1, और यहाँ से x = 5 - 3, यानी x = 2। देखिए, x का मान यहाँ पर 1 आया है और वहीं x है, यहाँ पर मान अलग आया है 2, यानी कि x का मान निश्चित नहीं है। संख्याओं को बदल देने पर x का मान भी बदल जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो x है ना, ये चर है, क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि चर क्या है, अचर क्या है। जिसका मान बदलता है चर है, जिसका मान नहीं बदलेगा, जितना है उतना ही रहेगा, वो अचर है। ज़्यादातर हम लोग
चर को एक्स वाई से निरूपित करते हैं, एक्स वाई जेड। हालांकि ए बी सी डी जितना है ना जेड तक, ये सब चर ही है, लेकिन कभी कभी ए बी सी को चर न लिखकर अचर के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे देखिए समझिए, अगर हम यहाँ एक्स न लिए होते, ए लिए होते, जैसे a+1 बराबर 6, a+5 बराबर 10, तो यहाँ से a का मान 5 और यहाँ से a का मान कितना आएगा, यहाँ कुछ और ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान, a का मान कितना आ गया 6 और यहाँ पर a का मान कितना आ गया 5। तो a भी एक तरह का क्या है, चर है। यहाँ पर a क्या है, चर है, क्योंकि इसका मान भी बदल रहा है। लेकिन अभी यहीं हम एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या है, अच्छा ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या लिख दिया है। जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो एक पढ़ा जाता है समीकरण का मानक रूप। ठीक है, रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक, मतलब जितने भी समीकरण है, चाहे घात के रूप में हो चाहे पद के रूप में हो, तो उनका एक मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो उसको और अच्छे से बताया जाएगा। अभी फिलहाल में यहाँ समझिए कि कैसे हम ए बी सी को अक्षर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है। ठीक है, अगर हम एक और समीकरण लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, तो क्या ये जो समीकरण लिखे हैं, ये समीकरण कुछ इस रूप का मिल रहा है ना। तो यहाँ पर x भी है, y भी है, लेकिन a का मान यहाँ क्या आ गया 2, b का मान क्या आ गया 3 और c का मान कितना है 5। अगर इस मानक रूप से इसका तुलना किया जाए तो आ गया ना 2 3 5। तो इसलिए बोले थे कि ए बी सी को कभी कभी अक्षर के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर समझ में भी आ गया होगा कैसे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, ज़्यादा मतलब कि टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या बता दिए। बस इतना याद रख लीजिएगा आप लोग कि ये जो एक्स वाई है जेड ज़्यादातर चर के रूप में उपयोग होता है, या इसी का यूज करते हैं चर के रूप में। ठीक है, और अचर तो आपको पता ही है कि ये जितनी संख्याएं होती है ये सब अचर होती है। तो हमको लगता है कि चर अचर क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब जो बहुपद से अगला पॉइंट है जो समझना चाहिए हम लोगों को, वो क्या है, तो चलिए उसको भी लिखते हैं। देखिए एक शब्द आता है घात। ठीक है, जैसे देखे होंगे ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर ये जितना पावर है ना, उसका मतलब होता है कि संख्या को उतना बार लिख कर गुणा किया गया है। मतलब कि 7 2 बार है तो 7 को 2 बार लिख कर गुणा करना, ऐसे लिख दें तो इसका मतलब क्या है, 4 का पावर 3 है, मतलब कि 4 को 3 बार लिख कर गुणा करना। तो ये घात भी समझ गए, इसका काम आएगा आगे, इसलिए इसको बताया है। ठीक है, अब एक और शब्द आता है पद। पद क्या होता है, ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ 2x, यहाँ पर एक और चीज़ लिख देते हैं 3y², यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 3y। तो ये जितना भी लिखा गया है ना, ये सब पद है। चलिए मान लिए बात को कि ये पद है, लेकिन पद का एग्जैक्ट कोई तरीका है जिसे हम पहचान सके कि वो पद है, तो इसका आंसर है कि हाँ,
पद का एग्जैक्ट तरीका भी है जिसे हम पद को पहचान सकते हैं कि वो पद है। ऐसे लिखा रहेगा तो ठीक है, पहचान सकते हैं कि पद है, लेकिन कोई एग्जैक्ट तरीका होना चाहिए। तो देखिए, जो अक्षर चर की पावर n इस रूप में होगा वो पद है। ठीक है, जो अक्षर गुणे चर के पावर n के रूप में होगा वो पद है, याद रखिएगा। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पर 2x लिखे थे। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और समझिए, किसी भी संख्या में ज़रूरत के हिसाब से उसमें एक से गुणा, एक से भाग। तो चलिए, हम क्या बता रहे थे कि हाँ, पद के बारे में बता रहे थे। पद समझने से पहले हम बोल रहे थे कि कोई भी संख्या है, उसके ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें एक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक से भाग कर सकते हैं और पावर में एक लिख सकते हैं। क्यों एक लिख सकते हैं, क्यों गुणा कर सकते हैं और क्यों भाग कर सकते हैं? क्योंकि एक ऐसी संख्या है ना, जिससे किसी भी संख्या में चाहे गुणा कर दिया जाए, चाहे भाग कर दिया जाए, चाहे उसके पावर में लिख दिया जाए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2 में 1 से गुणा कर दीजिएगा तो क्या ये चेंज हो जाएगा? 2 ही रहेगा। 2 में 1 से भाग दे दीजिएगा तो चेंज होगा? नहीं, 2 ही होगा। और चाहे 2 के पावर में 1 लिख देंगे तो 2 ही होगा। इसलिए किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, भाग 1 कर सकते हैं या पावर में 1 लिख सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, अब चलते हैं, समझते हैं पद। तो पद का क्या बताएं कि जो अक्षर और चर के पावर n के रूप में होगा वो पद है। अगर हम इसको लेते हैं 2x को, तो अभी बताया है कि किसी भी संख्या के पावर में 1, गुणा में 1 या भाग में 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पावर नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं अपने मन से। ठीक है, देखिए, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना किया जाएगा तो क्या ये 2x इस रूप का दिख रहा है? तो कहेंगे हाँ दिख रहा है। कैसे? देखिए, यहाँ पर 2 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। और इसका कुछ ना कुछ पावर भी है। कुछ नहीं था तो अपने मन से हमें 1 लगा दिए थे, यानी n के जगह पर क्या है? 1। तो क्या ये इस रूप का है? अचर चर का पावर n के रूप का है? हाँ है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए एक लिखते हैं 3। ठीक है, तो 3 क्या एक पद है? तो हाँ बिल्कुल है। लेकिन अब कितने लोग कहेंगे कि ये अचर चर के पावर n के रूप का है? ये नहीं है, लेकिन है। कैसे है? x का पावर x नहीं है या एक्स वाई नहीं दिख रहा है, मतलब कि चर नहीं दिख रहा है, तो इसके पावर में हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो देखिए, ये अचर हो गया, ये चर हो गया, और चर का कुछ ना कुछ पावर भी है, इसलिए ये क्या हो गया? एक पद हो गया। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा पद क्या है। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर बताइए टोटल कितना पद है? तो कहेंगे एक ये पद है, एक ये पद है और एक ये पद है, यानी कि टोटल कितने पद हैं? तो 3 पद हैं। ठीक है, तो पद समझ में आ गया ना कि जो अचर चर के पावर n के रूप में रहेगा उसे पद बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे वाला पॉइंट समझते हैं कि क्या है। देखिए, एक शब्द होता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बीजीय व्यंजक। देखिए, राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा राइटिंग वैसे ही है, तो आप लोग
थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। हम बोल दे ही रहे हैं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है, चलिए 2x 3y, दो गो पद लिख लिए हैं, ठीक है। पहले चलिए इसका परिभाषा समझते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पदों को किसी चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है या कनेक्ट कर दिया जाता है तो उस सम्मिलित रूप को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोले कि जब दो या दो से अधिक पदों को किसी चिन्ह के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए, आपस में मतलब जोड़ दिया जाए, तो उसे हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। अब चिन्ह में या प्लस प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, या माइनस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ दो हम पद लिए हैं, ठीक है। अगर इनको किसी चिन्ह द्वारा, चलिए हम प्लस के द्वारा ही इनको आपस में जोड़ दिए, ये जुट गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। एक और है x, एक है y के पावर 1/2, एक है 3। अगर इसको हम किसी चिन्ह द्वारा कनेक्ट कर दें, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, यहाँ पर 3 पद हैं, इसको हम चिन्ह से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो अब ये क्या होगा, इसको बीजीय व्यंजक बोला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 2 पद थे, यहाँ पर 3 पद हैं, ठीक है। तो हम बोले भी हैं कि 2 पद भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, हाँ, लेकिन किसी न किसी चिन्ह द्वारा कनेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तब उसको क्या बोला जाएगा, बीजीय व्यंजक, ठीक। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट डालते हैं बहुपद। बहुपद क्या है, तो देखिए पहले बहुपद का परिभाषा लिखते हैं, फिर बहुपद को समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक। जिसमें, या ऐसे लिखते हैं कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ पर 2 टर्म का प्रयोग हुआ है, 2 चीज़ों का, जिसको समझने की ज़रूरत है। एक तो बीजीय व्यंजक जो कि हम समझा चुके हैं क्या होता है, और एक बात हुआ है पूर्ण संख्या का। एक बार और पढ़ देते हैं हम डिफिनीशन अच्छे से। कह रहा है कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। घात आपको बता दिए हैं, बीजीय व्यंजक आपको बता दिए हैं, अब बताना है पूर्ण संख्या, उसके बाद समझेंगे बहुपद। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, तो अगर नेचुरल नंबर जो होता है ना, प्राकृतिक संख्या, उससे पहले 0 लगा दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। अर्थात हमारे कहने का मतलब क्या है कि गिनती को 1 से ना चालू करके 0 से चालू किया जाए तो जितने भी नंबर आएंगे वो सब पूर्ण संख्या में आएंगे। मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते कहाँ तक, अनंत तक, ये सब किस में आएगा, पूर्ण संख्या में आएगा। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा कि अगर प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा दिया जाए, या ऐसे बोल सकते हैं कि गिनती को 1 से स्टार्ट न करके, मतलब शुरू न करके 0 से शुरू किया जाता है, तो उसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं बहुपद क्या होता है। तीनों चीज़ क्लियर हो गया ना, बीजीय व्यंजक, घात और पूर्ण संख्या। अब समझते हैं बहुपद। तो देखिए बहुपद का परिभाषा था कि वैसे बीजीय व्यंजक, यहाँ पर बीजीय व्यंजक कुछ लिख देते हैं,
ये बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, ठीक है कुछ। अब ये चेक करना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए, चरों का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर चर क्या है, x, और यहाँ पर चर क्या है, y। यहाँ पर क्या है, x, यहाँ पर क्या है, x और y, ये चर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चर का घात कितना है, 5, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं अपने मन से, 1। यानी कि यहाँ पर जो चर का घात आया ये 5 और 1 आया। क्या 5 एक पूर्ण संख्या है? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, बहुपद। समझ गए। यहाँ पर चर का घात क्या है, 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 और 1 आया ना चर का घात, और 2 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद, सॉरी हाँ बहुपद, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर चर का घात क्या है, 1/2, और यहाँ पर चर का घात क्या है, 1। तो देखिए, ये 1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? तो कहेंगे ना, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद होगा, तो बहुपद नहीं होगा। तो हमको लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है। बस ध्यान देना है कि चर का घात जो होना चाहिए ना, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा, अब पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, ठीक है। अब इससे एक और चीज़ समझ लीजिए कि समीकरण क्या है। तो देखिए, अगर बहुपद है ना, या बहुपद बोल सकते हैं या बीजीय व्यंजक, जो भी बोल लें, ठीक है। अगर उसके बराबर में कोई संख्या है तो उसे हम समीकरण बोलेंगे, बहुपद ना बोल के। जैसे यहाँ पर 2x + 5, और यहाँ पर लिखते हैं 2x + 5 = 0। यहाँ पर देखिए, बराबर में क्या कोई संख्या दिख रहा है आपको? नहीं, तो यह समीकरण होगा नहीं। लेकिन क्या यह बहुपद होगा? तो हाँ। यह बीजीय व्यंजक होगा? तो हाँ, बीजीय व्यंजक है, बहुपद भी है, लेकिन यह समीकरण नहीं है। और यहाँ पर देखिए, इसके बराबर में कोई संख्या दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा, समीकरण भी होगा, बहुपद भी होगा, और बीजीय व्यंजक भी होगा, ठीक है। समझ गए ना। अगर बराबर में कोई संख्या होगा तो वह समीकरण होगा, और बराबर में कोई संख्या नहीं है तो उसे सिर्फ बहुपद या बीजीय व्यंजक बोला जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पद है, क्या है जो समझना चाहिए हम लोगों को, तो बहुपद की घात। बहुपद की घात। देखिए, बहुपद की घात क्या होता है, कोई भी बहुपद लिखा है उसमें जो सबसे अधिकतम घात होगा वही बहुपद की घात कहलाएगा, जो सबसे अधिकतम होगा। जैसे x³ + 3x² + 5x + 2। एक और लिखते हैं, दो बहुपद लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें अगर घात देखें तो 3 है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, 1 है ना। और अगर 3, 2, 1 में पूछा जाए कि सबसे अधिकतम संख्या कौन है, तो 3 है, तो यही जो 3 है ना, ये बहुपद की घात कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर चर का घात कितना है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 है और 5 है, तो सबसे अधिकतम क्या है, 5। तो ये 5 को हम क्या बोलेंगे, बहुपद की घात। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा बहुपद की घात क्या है। जो भी अधिकतम मान होगा वही बहुपद की घात होगा, सबसे अधिकतम मान लेंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद जो दिया होगा उसमें जो सबसे अधिकतम मान होगा उसके घात में वही बहुपद की घात होगा, ठीक है। हम आपको समझा भी दिए कि कैसे, ठीक। अब चलते हैं, समझते हैं बहुपद के शून्यक।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक बहुपद है, ठीक। देखिए क्या हमको आप ऐसा मान बता सकते हैं जिसको यहाँ x के जगह रखने पर ये पूरा मान शून्य हो जाए, ये पूरा वैल्यू जो है वो शून्य हो जाए। तो एक बार रख के देखते हैं, अगर x का मान 1 रखेंगे तो क्या ये शून्य हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं एक बार। x की जगह पर 1 रखें, यहाँ पर -2, तो घट के कितना होगा -1। क्या शून्य हुआ? क्या नहीं हुआ। चलिए x बराबर 2 रख के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर x की जगह पर 2 रखेंगे, माइनस का 2 है ही, आ गया कितना 0। तो देखिए अगर कोई बहुपद दिया है उसमें एक ऐसा मान रखा जाए जिससे उस पूरे बहुपद को ही शून्य कर दे या शून्य हो जाए पूरा बहुपद, तो जो मान होगा ना वही मान उस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा, ठीक है। ऐसा मान जो उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को शून्य कर देता है, वो मान उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो बहुपद का शून्यक समझ में आ गया होगा। अब ऐसे तो हम अगर कोई बड़ा समीकरण दे दिया पूछे तो ऐसे चेक करते रह जाएंगे। तो उसका क्या तरीका है शून्यक निकालने का? तो जो भी बहुपद देगा ना उसके बराबर में 0 लगा देना है, उसका शून्यक निकल जाएगा। जैसे x + 5 अगर पूछेगा कि इसका शून्यक क्या है तो कुछ नहीं करना है, x + 5 के बराबर में क्या लगाना है? 0। अब यहाँ से जो मान निकलेगा वो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। जैसे x का मान कितना आएगा? -5। तो ये जो -5 आया ना ये इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। समझ गए? अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। क्या है? तो देखिए अगला अब जो पढ़ना है वो बहुपद के प्रकार, ठीक है। अगला जो पढ़ना है हमको बहुपद का प्रकार। तो बहुपद को हम 3 तरीका से बांट सकते हैं। एक घात के आधार पर बांट सकते हैं, एक पद के आधार पर बांट सकते हैं और एक चर के आधार पर बांटा जा सकता है। घात क्या है, पद क्या है और चर क्या है ये आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहे थे कि बहुपद पढ़ने से पहले इन बेसिक शब्दों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। डायरेक्ट अगर पढ़ाए होते तो आपको समझ में नहीं आया होता। तो बहुपद को बांटा जा सकता है कितने आधार पर? 3 आधार पर। एक तो घात के आधार पर बांट सकते हैं, एक पद के आधार पर बांट सकते हैं और एक चर के आधार पर बांटा जा सकता है। इतना क्लियर है? अब देखिए घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होंगे, पद के आधार पर कितने प्रकार के होंगे और चर के आधार पर कितने प्रकार के होंगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से ही बताएंगे हम। जैसे 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th में जितने बहुपद के बारे में पढ़ना है उतने ही बहुपद के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा मत बोलिएगा कि सर जी गलत पढ़ा दिए चाहे गलत पढ़ा रहे हैं, आपके हिसाब से बताएंगे हम, ठीक है। तो अगर घात के आधार पर बोलेंगे तो एक घाती हो जाएगा, एक घाती पहला, दूसरा द्विघाती, तीसरा त्रिघाती, चतुर्थ घाती भी होगा, ठीक है। लेकिन हमको जो पढ़ना है मतलब कि क्लास 10th में जो पढ़ना है वो मेन एक घाती और द्विघाती के बारे में ही पढ़ना है।
त्रिघाती का 1-2 क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो बस इतना ही देखते हैं। एक घाती, घात के आधार पर एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। ऐसे ही पद के आधार पर देखें तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 4 होगा तो चतुर्थपदी, 5 होगा तो पंचपदी, लेकिन पढ़ना कितना है, 3 तक ही, ठीक है। और अगर चर के आधार पर देखेंगे तो एक चर, 2 चर, अगर 3 चर होगा तो 3 चर, या 3 से अधिक मतलब कि 4 चर होगा तो 4 चर, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक समझते हैं कि क्या है। जैसे देखिए, घात के आधार पर देखें तो पहला है एक घाती, यानी कि ऐसा समीकरण, ऐसा बहुपद जिसका एक घात हो, उसे एक घाती बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं एक घाती का, एक घाती बहुपद का। जैसे यहाँ पर x + 2, y + 5, 3x + 9, ये सब अगर देखेंगे तो घात कितना है, 1 1 1। तो ये कितना घाती है, एक घाती है, ठीक है। अच्छा, एक घाती को रैखिक भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर द्विघाती की बात करें तो इसमें जाहिर सी बात है कि 2 घात होगा। जैसे x² y², अधिकतम घात कितना दिख रहा है आपको, 2 गो, तो ये द्विघाती हो जाएगा। ऐसे ही त्रिघाती जो होगा ना, उसमें कितना घात होगा, तो 3 गो घात होगा, x³ x² x1 x³ y², ये सब क्या है, त्रिघाती है, समझ गए। अच्छा, यहीं पर पद की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर एक पदी की बात किया जाए तो कितने पद होगा, एगो पद होगा, x y 2x 5x, ठीक है। तो इसमें कितना पद है, एक पद है, तो ये एक पदी होगा। अगर द्विपदी की बात करेंगे तो कितना पद, 2 पद। जैसे कि x + 2, 5x² + 3, ये कितना पद है, 2 पद है, ठीक है। अब यहाँ पर घात भी 2 है, तो हम घात के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं, पद के आधार पर पढ़ना है। पद कितना होना चाहिए, 2, तो इसे द्विपदी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर त्रिपदी का एग्जाम्पल देखेंगे तो 2x + 3y + 5, ये कितना पद है, 3 पद है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी, ठीक है। तो हमको लगता है कि घात और पद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चर देख लेते हैं। तो देखिए, अगर किसी बहुपद में एक ही चर है, जैसे यहाँ पर x² + 2x + 5, यहाँ पर केवल x है ना, तो ये एक चर वाला बहुपद होगा, ठीक। अगर 2x + 3y हो तो यहाँ पर कितने चर हैं, एगो x है एगो y है, तो ये 2 चर वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 होगा तो 3 चर वाला हो जाएगा। अब इनसे मिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा आप लोगों की समझ में आया है कि नहीं, या समझाने का कोशिश करते हैं। ये घात के आधार पर समझ में आ गया, ये पद के आधार पर भी आ गया, और ये चर के आधार पर भी आ गया। तो अब चलिए मिक्स थोड़ा क्वेश्चन देखा जाए कि मिक्स क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे यहाँ पर एक समीकरण लिखते हैं, x² + 2x + 3। देखिए, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो अगर पद के आधार पर देखेंगे तो कितना पदी होगा, त्रिपदी होगा, 3 पद वाला होगा, ठीक।
अगर घात के आधार पर देखेंगे तो कितना होगा, सबसे अधिकतम घात कितना है 2, तो द्विघाती होगा। ठीक है। अगर चर के आधार पर देखेंगे तो एक चर है, केवल x ही है, कुछ और नहीं है, तो यह हो जाएगा एक चर वाला। अगर इसको सम्मिलित रूप से बोला जाए तो क्या बोलेंगे, एक चर वाला द्विघाती बहुपद। समझ गए? तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, उसमें एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा या बनाया जाएगा। अभी हम फिलहाल में बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में बताए, चर अचर क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है उसको पढ़े हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, उसमें इसका एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।